बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जुमेरात का दिन था। बाज़ार में बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे थे। वैसे तो हमने मंगल बाज़ार में से शॉपिंग करना थी, लेकिन नगीन कहने लगी कि कमरे के लिए कालीन ले आते हैं। अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं और नगीन 2 महीने पहले ही नई नई शादी करके इस शहर में मुंतकिल हुए थे। हमारे घर वाले, खुसूसन मेरी माँ, इस शादी पर राज़ी नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने और नगीन ने भागकर शादी कर ली। नगीन भला की खूबसूरत थी। अम्मा को नगीन न जाने क्यों पसंद नहीं थी। वो कहती थीं, ये एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएगी। तू मुझसे खफा होकर इससे शादी तो कर लेगा, पर कभी खुश नहीं रहेगा। अम्मा की ये बातें मुझे बहुत खफा करती थीं। नगीन को तो वैसे भी कोई मसला नहीं था। वो मेरे साथ भाग कर आ गई। हम दोनों ने शादी कर ली और अपना अलग घर बसा लिया। लेकिन ये 2 कमरे का छोटा सा घर था। अब सर्दियाँ आ रही थीं। हमें इस घर में बिछाने के लिए एक कालीन की सख्त ज़रूरत थी, खुसूसन ऊपर वाले कमरे में जहाँ सर्दी ज़्यादा होती थी, और हमारे बेडरूम की भी यही जगह थी। हम इसी कमरे में सोते थे। तभी नगीन कहने लगी कि हम कालीन लेने के लिए चलते हैं। जुमेरात वाले दिन में नगीन को लेकर बाज़ार आ गया। बाज़ार खचाखच लोगों से भरा हुआ था। नगीन की निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। मैं सोचने लगा कि इस बाज़ार में नगीन किसी को नहीं जानती होगी, पर वो कहने लगी कि वो एक दुकानदार को जानती है जहाँ पर अच्छे कालीन मिलते हैं। ईरानी कालीन बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। नगीन ये बात बड़े एतमाद से बता रही थी। जब ही मैंने उस पर भरोसा किया और यूं हम लोग एक पठान की कालीन की दुकान पर पहुंच गए। जाते ही नगीन दुकान के अंदर चली गई। मुझे तो पलक झपकते में वो नज़र ही नहीं आई। मैंने देखा वो कालीनें पसंद कर रही है। साथ ही दुकान का मालिक शेर खान खड़ा था। शेर खान बड़े गौर से सारी कालीनें हमें दिखा रहा था, पर शेर खान के चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्रारियत थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो, या उसने मुझे कहीं देख रखा हो, या बरसों पुरानी वाकफियत हो मेरे साथ। वो किसी तरह भी मुझे सिर्फ दुकानदार नहीं लग रहा था। लगता था उसके बारे में कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। लेकिन मैं खामोशी से उस दुकान का जायज़ा ले रहा था। नगीन ने घूम फिर कर एक बड़ी ही महंगी कालीन पसंद की। ये सुर्ख रंग की कालीन थी। इसे देखते ही नगीन ने पसंद कर लिया। मैंने देखा तो इसकी कीमत 25,000 रुपये थी। नगीन, खुदा का खौफ करो, हमने बाकी चीज़ें भी लेनी हैं। 25,000 रुपये का कालीन हम कैसे ले सकते हैं? मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था कि कालीन 25,000 रुपये का है। नगीन भी बज़ाहिर परेशान नजर आने लगी। तभी खान साहब बड़े ज़ोर से हंसे और बोले, मड़ा, ये 25,000 नहीं है बल्कि 2500 है। तुम चाहो तो अभी 2,500 देकर इस कालीन को खरीद सकते हो, लेकिन मैं चलो तुम्हें 2,000 में दे देता हूँ। उसने ऐसे खिलखिलाने वाले अंदाज में कहा कि मैं भी हैरान रह गया था। ये उसके चेहरे का दूसरा रूप था जो मैंने देखा। इससे पहले वो बहुत ही संजीदा और बड़ा पुरस्कार किस्म का आदमी नज़र आ रहा था। खैर, मैंने उसे कहा कि वो 2,000 रुपये लेकर मुझे ये कालीन दे दे, लेकिन दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जबकि नगीन के चेहरे पर भी कोई और ही कहानी लिखी थी। लगता था कि वो भी दुकानदार की फराखदिली से मुतासिर हुई है। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। शेर खान उस कालीन को लेकर अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो नगीन की तरफ देखकर बोला, यह कालीन बहुत ख़ास है। यह कालीन बहुत ख़ास है। तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी कि शेर खान ने तुम्हें कालीन दी थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कि एक महबूब और आशिक एक दूसरे से बात करते हैं। नगीन ये सुनकर घबरा गई। कालीन लेकर बोली, जल्दी यहाँ से घर चलते हैं। मैं उसकी घबराहट समझ गया था। जाने क्यों बार बार ऐसा लगता जैसे कि नगीन इस आदमी को पहले से जानती हो। खैर, मैं 2,000 रुपये अदा करके कालीन गाड़ी पर लादकर घर ले आया। घर लाते ही नगीन ने बड़ी दिलजमी से घर की सफाई की और कालीन को कमरे में बिछा दिया। वो कालीन हमारे कमरे में पूरा आ गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कहीं से भी वो कालीन 2500 रुपये का मालूम नहीं होता था। ये देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि एक आदमी ने हमसे इतनी महंगी कालीन के सिर्फ 2,000 रुपये लिए। लेकिन नगीन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। कहने लगी, अब हमें सर्दियों में कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी चारपाइयाँ इस कालीन पर बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
मैं और नगीन अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे थे, साथ ही इस बात पर भी कि कैसे हमें ये कालीन 2000 रुपये में मिल गया। लेकिन अभी हमारी ये हैरत कम न हुई थी कि अगले दिन एक और बात हो गई। गली में एक पठान आवाज़ें लगा रहा था। वो पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन दे रहा था। नगीन कहने लगी, चलो आओ हम भी इसके पास चलते हैं। वो बातें ही ऐसी कर रहा था कि सुनकर हम भी परेशान हो गए थे। हमें ऐसे बर्तन चाहिए थे क्योंकि हमारा घर अभी बिल्कुल नया नया था। हमने इसमें कुछ भी ज़रूरत का सामान नहीं रखा हुआ था। हम उस पठान के पास पहुँचे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये भी बड़ा खूबसूरत आदमी मालूम होता था। हमने उसे कहा कि हम पुराने कपड़े देकर तुमसे नए बर्तन खरीदना चाहते हैं। कहने लगा, पुराने कपड़ों वाला तो अब काम ख़त्म हो गया। मैंने सबसे पुराने कपड़े ले लिए, लेकिन अगर तुम घर की कोई और चीज़ बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। हम तो और कोई चीज़ नहीं बेच सकते। अभी अभी तो हमने अपने घर की सारी चीज़ें ली हैं। नगीन ने कहा, तो कोई भी नहीं है क्या? है तो सही चारपाई, लेकिन बेचने की चीज़ तो नहीं है वो। मैं तुम्हें 5000 रुपये एक चारपाई के दूंगा। मुझे अभी पुरानी बान की चारपाई की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे घर में है तो मुझे दे सकती हो। ये बात सुनते ही नगीन का चेहरा खिल उठा था। चारपाइयाँ तो हैं हमारे पास, बल्कि बहुत खूबसूरत चारपाइयाँ हैं। नगीन की आंखें इसलिए खुली की खुली रह गई थीं क्योंकि हमने एक चारपाई 1300 रुपये में ली थी, जबकि ये आदमी इस चारपाई की कीमत 5000 रुपये बता रहा था। मैं तो खुद बड़ा परेशान हुआ था। अब मैंने सोचा कि 2600 रुपये की नई चारपाइयाँ ले लेंगे। 10,000 हमें 2 चारपाइयों के मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। तभी वो आदमी हमारे घर आया, दोनों चारपाइयाँ उठाईं और हमें 10,000 रुपये देकर चला गया। मेरी तो हैरत की इंतहा न थी। मैं कभी नगीन को देखता तो कभी उन पैसों को देखता जो कि हमें अचानक से मिल गए थे। इस वक्त हमें पैसों की शदीद ज़रूरत थी। नगीन बहुत ही ज़रूरत थी। नगीन बहुत खुश थी। बोली कि हम पर तो बड़े करम नवाजियाँ हो रही हैं कुदरत की। लगता है कि हमारा रिश्ता अल्लाह को भी पसंद आ गया है। देखो ना, हमें कल 2000 रुपये की कालीन मिल गई और आज हमने 10,000 रुपये में अपनी 2600 वाली चारपाइयाँ बेच दी। चारपाई कौन सी नायाब चीज़ है, हम फिर ले लेंगे। नगीन ये बातें कर तो रही थी, पर मुझे किसी गड़बड़ का शदीद एहसास हो रहा था जिसे मैं कह नहीं पा रहा था। आज हमें नीचे सोना था, यानी कालीन पर। नगीन मुझसे कहने लगी कि हम कल जाकर नई चारपाइयाँ भी ले आएंगे। फ़िलहाल हम नीचे सो जाते हैं। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों कालीन पर ही सो गए थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं तकरीबन लेट हो चुका था। सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे 8:30 ऑफिस में जाना था। नगीन को उठाया तो वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी थकावट थी। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रही थी। ओहो, तुम तो बीमार ही पड़ गई हो नगीन, मैंने परेशानी से कहा। हाँ, मुझे बहुत थकन हो रही है, लगता है कि जिस्म टूट गया है। नगीन की बातें मुझे परेशान करने लगीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता ऑफिस जाकर कर लूँगा, मैंने नगीन से कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन मैं बेचैन रहा, लेकिन घर आया तो मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया। नगीन बुखार में तप रही थी। उसका जिस्म जैसे टूट रहा था। वो इस कदर परेशान मैंने पहली बार देखी थी। उसे बुखार में तपता देखकर मुझे लगा कि अब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो इलाज होने से रहा। मैंने उसे तैयार होने को कहा। वो तैयार होने के भी काबिल नहीं थी। बोली कि मुझे लगता है मेरा जिस्म अभी टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। वो इतनी बीमार थी कि चल भी नहीं सकती थी। मैंने सहारा देकर उसे मेन रोड तक लाया। हम गाड़ी में बैठे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेक किया कि इनको बुखार है। 5 दिन का कोर्स करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मैं नगीन को वहाँ से घर लेकर आ गया। आज हम चारपाइयाँ लेने जाने वाले थे, लेकिन खाक चारपाई लाते नगीन इतनी बीमार थी कि मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। मैंने नगीन को दवा देना शुरू कर दी, लेकिन नगीन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खैर, मैं अगले दिन फिर ऑफिस चला गया। वापसी पर देखा तो नगीन को उल्टियाँ भी लग रही थीं। नगीन के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ स्टोर तक चलो, मैं तुम्हें चेक करवा कर लाता हूँ। बोली कि मैं चल नहीं सकती, तुम जाकर मेरे लिए कुछ ऐसा खाने को ले आओ जिससे मेरी तबीयत सही हो जाए। मैंने फल लेने के लिए घर से पैसे लिए और जैसे ही घर से बाहर निकला, मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि बहुत मशकूक मालूम हो रहा था।
وہ ہماری گلی کی نکڑ والی دکان پر ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ہمارے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن پھر نظر انداز کر دیا۔ میں وہاں سے اسٹور چلا گیا۔ میں نے جا کر کچھ فروٹ وغیرہ لائے۔ واپس گھر آ رہا تھا تو وہ آدمی میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، کچھ نہیں۔ مجھے لگا کہ اس گھر میں کوئی بیمار آدمی ہے۔ کھانسی کی آواز آ رہی تھی، تبھی مدد کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا، اس گھر کا مالک میں ہوں، اسی لیے فکر بھی مجھے ہونی چاہیے کہ کون بیمار ہے اور کون تندرست۔ تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور بولا، ضرورت تو تمہیں بہت ساری چیزوں کی ہے، پر ابھی تمہیں خود بھی نہیں پتہ، سیکھ جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ اس کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں دیکھا تو میری نظر نگین پر پڑی، جو کہ نیچے لیٹی ہوئی کھانس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کراہنے لگی اور بولی، ساجد، مجھے لگتا ہے آپ کی اماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ آپ اپنی اماں کو یہاں بلا لیں، ورنہ خود دیکھیں، میرے چہرے کی خوبصورتی بھی زائل ہو رہی ہے۔ مجھے نگین نے اپنے چہرے کا عکس شیشے میں دیکھنے کو کہا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نگین کا چہرہ ایک ہی دن میں کملا کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ سرخ دانے نکل آئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی نگین اتنی بیمار ہو گئی تھی تو آگے جا کر کیا ہوگا؟ نگین کہنے لگی کہ یہ اور کچھ نہیں، آپ کی اماں کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ بھلے جو بھی ہو، وہ آپ کی ماں ہیں اور آپ سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ اگر انہیں یہاں بلائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ویسے بھی انہوں نے شہر کی زندگی نہیں دیکھی، کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی، ان کا دل بھی صحیح ہو جائے گا اور شاید ہمارے حالات بھی بدل جائیں۔ مجھے نگین کی بات صحیح لگ رہی تھی، کیونکہ اچانک سے نگین کا بیمار ہونا ایک عجیب سی بات کے لیے مجھے اپنی اماں کو راضی کرنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں کل ہی جا کر اماں کو بلاؤں گا اور انہیں یہی کہوں گا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ ماں ہیں، مجھ سے محبت کرتی ہیں، میری تکلیف کا سن کر وہ نہیں رہ پائیں گی، ضرور میرے ساتھ آئیں گی۔ نگین بولی کہ بالکل صحیح بات ہے، آپ آج ہی جا کر انہیں لے آئیں۔ نگین بار بار ضد کر رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اپنی ماں کی یاد اس قدر آ رہی تھی کہ میں گھر سے نکلا اور فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر اماں کے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گیا۔ میری اماں بھی میری یاد میں پریشان تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر مجھ سے گلے ملیں اور رونے لگیں۔ میں نے کہا کہ اماں، شادی تو کر لی ہے، نگین اب میری بیوی ہے، اسے آپ قبول کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ بن چکا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، آپ یہاں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ اماں تھوڑے بہت تردد کے بعد مان گئی تھیں۔ لگتا تھا تنہائی سے وہ بھی پریشان ہو چکی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 کمروں کا گھر لیا ہے، ایک کمرے میں اور نگین رہیں گے، دوسرے کمرے میں اماں رہ لیں گی تو ہمارا گھر بہت اچھا بن جائے گا۔ اماں میری بات پر راضی ہو گئیں۔ ویسے بھی وہ بیوہ عورت تھیں، ان کا واحد سہارا میں ہی تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، جس نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر کے انہیں ناراض کر دیا تھا۔ میں اماں کو واپس گھر لے کر آ گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں، نگین سے بھی خوش دلی سے ملیں، لیکن نگین کی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر بے چینی نظر آنے لگی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ نگین بیمار ہے اور وہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ اماں سوچنے والے انداز میں بولی، نہیں بیٹا، اچانک تو بیمار نہیں پڑی، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں اس وجہ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ اماں کی باتوں سے مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں آ گئی تھیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نوکری پر چلے جاؤ، میں تمہاری بیوی کا خیال رکھوں گی۔ اس شام میں گھر واپس آیا تو اماں کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، بیٹا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت عورت کی حفاظت کرنا مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تم یہ گھر تبدیل کرو اور کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاؤ۔ میں اماں کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ ایسی بات کر کیوں رہی ہیں۔ اماں، کیا آپ نے میرے گھر کے باہر کچھ ایسا ویسا دیکھا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑی اور بولی، ہرگز نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا کر اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی، بس اتنا اشارہ کافی تھا۔
आगे तुम समझदार हो। मुझे तजस्सुस हो गया। मैंने कहा, अम्मा, मैं बात जाने बगैर तो आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। कहने लगी, बेटा, तुम अपनी बीवी पर हरगिज़ शक मत करना। वो सिर्फ खूबसूरत है, यही उसका कसूर है। इसीलिए तो मैं डरती थी, क्योंकि खूबसूरत औरत को संभालना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारे घर के बाहर मैंने 2-3 बार एक चादर वाले आदमी को देखा है। वैसे तो मैं शक नहीं करती, पर वो एक ही हुलिये वाला आदमी बार बार हमारे घर के बाहर मंडलाता है, तो मुझे लगता है जैसे कि वो नगीन की वजह से यहाँ आता हो, या उसको मालूम हो कि इस घर में औरत रहती है। मैं ये बात सुनकर गुस्से से खोल उठा था। अम्मा ने सेम वही हुलिया बताया था, जो कि उसी आदमी का मालूम होता था जो मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैंने अम्मा से कहा कि अगली बार वो आएगा तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अम्मा ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोलें कि फ़िलहाल तुम्हारी बीवी भी बीमार है, ऐसा करने से तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि बीवी के सेहतयाब होने के बाद इस घर को छोड़ो और दूसरे घर चलो। मैं अपने कमरे में आया तो मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मैं नगीन से बात भी नहीं करना चाहता था। एक तो इसलिए कि वो बीमार हो गई थी, और दूसरा इसलिए कि अम्मा ने मेरे दिल में अजीब सा शक डाल दिया था। तभी अम्मा दोबारा हमारे कमरे में आ गईं और कहने लगीं, बेटा, मुझे समझ आ गया है, ये सारी बीमारी इस कालीन की फैलाई हुई है। इस कालीन पर कुछ ऐसा लगा है जिससे नगीन को एलर्जी हो गई है, वरना ये खांसी और उल्टी वगैरह ये कोई बीमारी नहीं होती बेटे। अम्मा ने कहा और फिर उस कालीन को उठाने का हुक्म दिया। अम्मा ने हमसे जब चारपाई वाली बात पूछी कि तुम लोगों ने इस कमरे में चारपाइयाँ क्यों नहीं बिछाईं, हमने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया कि चारपाई 10,000 रुपये में बेची थीं। अम्मा कहने लगीं, तुम लोग तो पागल हो गए हो। भला 10,000 रुपये में कोई चारपाई क्यों लेगा? ज़रूर उस आदमी का कोई न कोई मकसद हुआ होगा। फिर हमने अम्मा को कालीन वाली बात बताई तो अम्मा और हैरान हो गईं। बोलीं कि ये कालीन तो 25,000 रुपये से कम, या कम से कम 15,000 रुपये से कम का नहीं है। तुम लोगों को 2,000 रुपये में कालीन देने का ज़रूर कोई न कोई मकसद होगा। और फिर उस आदमी ने तुम लोगों से चारपाइयाँ भी ले ली। चारपाइयाँ लेने भी क्या, पठान ही आया था। अम्मा की नज़र बड़ी तेज़ थी। मैं हैरान रह गया, अम्मा ने कैसे चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। कड़ी से कड़ी मिलने लगी तो मुझे समझ आया कि वाकई कुछ गलत हो रहा है। उस आदमी का मकसद तो साफ नज़र आ रहा है। उसने तुम लोगों को सस्ता कालीन क्यों दिया, और फिर तुमसे चारपाइयाँ भी महंगे दामों में ख़रीद लीं। ये बात मेरे दिल को खटकने लगी। अम्मा ने कालीन जैसे ही कमरे से हटाया तो नगीन की तबीयत दूसरे ही दिन बेहतर होने लगी, बल्कि जो बुखार और थकावट मुझे हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अब हम लोगों को समझ में आया कि सारी की सारी बीमारी की जड़ वही कालीन था जिसकी वजह से नगीन इतनी बीमार पड़ गई थी। हमें समझ नहीं आ रही थी। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नगीन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं हैरान था कि आखिर एक अजनबी पठान का हमारे घर से क्या ताल्लुक़? अगर उसने ऐसा किया भी तो इस सब के पीछे उसका क्या मकसद था? वो कोई तो बात चाहता होगा जिसकी वजह से उसने ये हरकत की है। मैंने सोचा कि मैं जाकर सीधा उस कालीन वाले से ही बात दरियाफ्त करूँगा ताकि मुझे असल वजह मालूम हो सके। पर अम्मा ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। कहने लगी कि बेटा, मर्दों की लड़ाइयाँ बहुत दूर तक जाती हैं, और ये पठान, इनका तो दिमाग वैसे ही गर्म होता है। बेहतर है कि तुम अपनी बीवी से ये बात दरियाफ्त करो, उसी को सब कुछ पता होगा, वो जानती होगी। मैं मान ही नहीं सकती कि एक औरत मर्द के इरादे को पहचान न सके। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। नगीन अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँगा, लेकिन तुम ये बात मुझे सच सच बता दो कि वो दुकान का मालिक क्या तुम्हें पहले से जानता है? मेरी बात सुनकर नगीन का चेहरा जर्द पड़ गया। बोली कि नहीं, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन एक छोटी सी बात जो मैंने आपसे छुपाई वो ये कि हम लोग इसी दुकानदार से चीज़ें ख़रीदा करते थे। ये दुकानदार हमें बहुत अरसे से जानता है, लेकिन इसके इरादे कुछ और थे। मुझे अक्सर महसूस होता कि वो मुझे मेरी वजह से कम कीमत पर चीज़ें दे देता है। फिर एक दिन इसने मुझसे दोस्ती करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी को पसंद करती हूँ। इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि मैं उसे भी देख लूँगा, और अगर तुम मेरी ना हो सकी तो तुम किसी की नहीं होगी। मुझे उसका जुनूनीपन बहुत बुरा लगा और उससे डर भी लगा।
اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر آ گئی۔ ہم نے شادی کر لی اور یہ قصہ یہیں پر رہ گیا، لیکن شاید اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اتفاق سے جب ہم لوگ اس کی دکان پر قالین کے ساتھ کچھ ایسا لگا دیا جس سے مجھے الرجی ہو گئی۔ خدا کا شکر یہ تو آپ کی اماں آ گئیں، ورنہ تو نہ جانے میں کس حال میں پہنچ جاتی اور آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا۔ میری جلد بہت حساس ہے، اماں اکثر اسے کہا کرتی تھیں کہ میری بیٹی کے لیے کوئی نرم قالین دو۔ ہم اکثر اس سے ایسی چیزیں لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بدلے میں اس قدر دور تک جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ یہ کام ہرگز نہ کرتا۔ اس نے یہ سب میری دشمنی میں کیا ہے۔ اپنی بیوی کی وضاحت سن کر میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ بات بھی ایسی ہی تھی۔ اگر اس کا مقصد میری بیوی کے قریب آنا ہوتا تو وہ یہ کام ہرگز نہ کرتا، بلکہ میری بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا۔ سچ ہے کہ پٹھان سے دوستی اور دشمنی دونوں ہی خطرناک ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔